दोस्तों, आज की कहानी में आपका स्वागत है। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आप हमारी वीडियोस कहां से देख रहे हैं। और हाँ, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा नाम आंचल है। मेरे पिता ने मुझे वकील बनाया था और मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए जाती थी। तो मोहल्ले के लोगों ने हम दोनों बाप बेटी को खूब बातें सुनाई। लोगों ने मुझे बेशर्म कहा और मेरे पिता को बगैरत बाप कहा। लेकिन एक दिन आधी रात को मोहल्ले के लोग नजरें झुकाकर खामोशी से मेरे घर के दरवाजे के बाहर खड़े थे, क्योंकि मेरे हाथ में एक ऐसा केस आया था जिसे मैं नहीं लड़ना चाहती थी, क्योंकि उस केस का मुजरिम कोई और नहीं बल्कि मेरा। मैं शहर की इस कदर और भीषण आबादी की तंग गलियों में हमेशा से एक अजीब सी घुटन और घबराहट का शिकार रही थी। ये वही मोहल्ला था जहां दीवारों के कान ही नहीं बल्कि आंखें और जुबानें भी हुआ करती थी। यहाँ किसी के घर में पकाने वाले भोजन की खुशबू से लेकर किसी के दिल में छुपे हुए दर्द तक सब कुछ मोहल्ले वालों की संपत्ति समझा जाता था। इसलिए मोहल्ले के एक पुराने और कच्चे पक्के मकान में मैं अपने पिता के साथ रहती थी। मैं अपने पिता की इकलौती बेटी थी। मेरे पिता एक मामूली से मजदूर थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत, ईमानदारी और दुखों में गुजार दी थी। उनकी ये कठिन दास्तां थी। उनके हाथों में पड़े हुए गड्ढे और चेहरे की गहरी झुर्रियां इस बात की गवाही देती थी कि उन्होंने अपनी बेटी को पालने के लिए कितनी धूपें सही है। मेरी माँ मुझे बचपन में ही रोता हुआ बिलखता हुआ छोड़ गई थी। मेरे पिता मेरी माँ से बहुत प्यार करते थे। पिताजी तो यही बताते थे कि तुम्हारी माँ जब से शादी करके मेरी जिंदगी में आई थी वो खुश नहीं थी। उसका सपना था कि वो किसी अमीर इंसान से शादी करती, लेकिन उसके घर वालों ने उसकी शादी मुझ जैसे गरीब आदमी के साथ करवा दी, जो उसे प्यार के अलावा कुछ नहीं दे सकता था। लेकिन तुम्हारी माँ को प्यार से भी बढ़कर रुपया, अच्छा कपड़ा, अच्छे जेवर, अच्छा घर और अच्छा रहन सहन चाहिए था, जो कि मैं उसे नहीं दे सकता था। मेरे हालात बहुत खराब थे। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की और हमेशा उसका दिल जीतने के लिए उसकी छोटी छोटी ख्वाहिशों को पूरा करता रहा। लेकिन वक्त के साथ साथ उसकी छोटी छोटी ख्वाहिशें बड़ी होती गईं, जिनको पूरा करना मेरे बस की बात नहीं थी। फिर उसने कहा कि वो मुझे छोड़कर जा रही है। मैंने उसे जाने से मना किया। फिर पता चला कि वो माँ बनने वाली है। और तुम हमारी जिंदगी में आने वाली हो। उसने जिद पकड़ ली थी कि वो मुझे छोड़कर ही रहेगी। मैंने उसे बहुत समझाया था कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं बहुत मेहनत करूंगा, तुम्हारे सारे सपने पूरे कर दूंगा। लेकिन उसका कहना था कि न जाने कितने सालों बाद तुम मेरे सपने पूरे करोगे, तब तक तो मेरे सपने देखने की उम्र ही खत्म हो जाएगी। वो मुझे भला बुरा कहने लगी और मुझसे खूब झगड़ा करने लगी। उसने साफ साफ शब्दों में मुझे कह दिया कि वो किसी हाल पर भी मेरे साथ नहीं रहना चाहती। वो किसी ऐसे इंसान के साथ शादी करेगी जो उसकी सारी ख्वाहिशों को पूरा करेगा। उसका मानना था कि जिंदगी एक बार मिलती है और अपनी जिंदगी को मैं किसी गरीब के हवाले करके बर्बाद नहीं करना चाहती। मेरे घर वालों ने जो किया सो किया, लेकिन अब मैं अपनी मनमानी करूंगी। तुम्हारे ननिहाल वालों ने भी तुम्हारी माँ को बहुत समझाया था बेटी, लेकिन उसके सर पर तो दौलत का भूत सवार था। उसे दौलत के अलावा कुछ भी नजर नहीं आता था। उसे मेरा ये छोटा सा घर भी नरक लगता था। उसने अटल फैसला कर लिया था कि वो मुझे छोड़कर चली जाएगी और मेरे साथ कोई संबंध नहीं रखेगी। जब औरत एक बार फैसला कर लेती है तो फिर वो किसी की भी नहीं सुनती। मैंने उसे इजाजत दे दी थी कि ठीक है, तुम मुझे छोड़ सकती हो, लेकिन मेरी एक ख्वाहिश है जिसको जाते जाते तुम पूरी कर दो। मैंने तुम्हारी माँ से कहा था कि तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है वो मेरा है। बच्चे के जन्म के बाद तुम चली जाना। उसने मेरी बात मान ली और वो तब तक के लिए रुक गई जब तक तुम्हारा जन्म नहीं हो रहा था। तुम्हारे जन्म के बाद उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी। मैंने हर तरह से उसका इलाज करवाया। मुझे लगता था कि शायद अब वो मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएगी। हो सकता है कि तुम्हें पाकर उसे लगे कि मेरी गोद में मेरी औलाद आ गई है, मुझे इसकी परवरिश करनी है। लेकिन मेरी सोच बिल्कुल अलग थी। न उसे कभी मेरी चिंता रही और ना ही उसने तुम्हारी परवाह की। तुम 3 महीने की थी जब उसकी तबीयत थोड़ी बेहतर हुई तो उसने जाने का फैसला कर लिया। उसने कहा कि तुम मुझे तलाक दे दो। मैंने उसे बहुत वास्ता दिया था कि मेरे लिए ना सही, कम से कम हमारी औलाद के लिए ही रुक जाओ। इस बच्ची को तुम्हारी जरूरत है। मैं इसकी अकेले परवरिश कैसे करूंगा?
उसने कहा कि ये तुम्हारी अपनी टेंशन है। तुमने कहा था कि बच्चे को जन्म देने के बाद तुम मुझे छोड़ दोगे और मुझे यहाँ से जाने की इजाजत दे दोगे, लेकिन अब तुम मुझे इस बच्ची की परवरिश का वास्ता देकर मत रोको। मैं तुम्हारी माँ के आगे और नहीं झुक सकता था। जिस औरत को अपनी मासूम औलाद का ख्याल नहीं था, वो किसी और का ख्याल क्यों करती? उसके कहने के मुताबिक मैंने उसे तलाक दे दी। सारी कानूनी कार्यवाही पूरी होने के बाद वो यहाँ से अपना सामान समेट कर चली गई। यहाँ से जाते समय उसकी आंखों में एक आंसू भी नहीं था, लेकिन मैं तड़प तड़प कर रो रहा था, क्योंकि मैं हमेशा यही सोचता था कि बिन माँ की बेटी की परवरिश कैसे होगी। मगर मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम्हारी माँ तुम्हें छोड़कर चली गई है। मैंने अपने दिमाग में ये फैसला कर लिया था कि तुम्हारी माँ तुम्हें जन्म देते समय ही मर गई, और मरने वालों का अफसोस सिर्फ कुछ दिनों तक ही किया जाता है, उसके बाद जिंदगी नॉर्मल होने लगती है। मैंने भुला दिया तुम्हारी माँ को। लेकिन बेटी, मैंने कभी तुमसे ये सच इसलिए नहीं छुपाया क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जब तुम बड़ी हो और तुम्हें तुम्हारी माँ की हकीकत के बारे में पता चले तो तुम्हें तकलीफ हो। मैंने बचपन से ही तुम्हें ये बात बता रखी कि तुम्हारी माँ अच्छे ऐशो आराम के लिए हम दोनों को छोड़कर चली गई। मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है, और ना ही मैं जानना चाहता हूँ। मेरे लिए सब कुछ मेरी बेटी है। मैं अपनी बेटी की खातिर पूरी दुनिया से लड़ सकता हूँ। बेटी, मैं तुम्हें कमजोर औरत नहीं बनाऊंगा, बल्कि मैं तुम्हें एक ऐसी ताकतवर और मजबूत इंसान बनाऊंगा जो जुल्म के खिलाफ लड़ सके, किसी के सामने कमजोर न पड़े, और जब उसका बाप भी उसके साथ न हो तब भी वो किसी से हार ना माने और हमेशा जीत कर एक बहादुर इंसान कहलाए। पिताजी की बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ जाते थे। ये सारी बातें सुनकर मैं यही सोचती थी कि पिताजी की तरह मुझे भी यही मान लेना चाहिए कि मेरी माँ मुझे जन्म देते समय मर गई। एक ऐसी औरत का मुझे क्या अफसोस करना जिसने अपनी 3 महीने की मासूम बच्ची के बारे में सोचा तक नहीं। वो रात अपनी माँ के बिना वो कैसे सोई होगी? उसे दूध कौन पिलाएगा? उसका ख्याल कौन रखेगा? क्योंकि अगर औलाद के लिए बाप होना जरूरी है तो माँ होना भी बहुत जरूरी है। मेरे पिता ने मेरे लिए माँ और बाप दोनों का किरदार अदा किया था। वो दिन भर मजदूरी करते थे, लोगों की बातें सुनते थे, लेकिन उनका एक ही सपना था कि अपनी बेटी को पढ़ा लिखाकर एक इज्जतदार और मजबूत इंसान बनाने का। मैं बहुत अच्छे से अपने पिता की कुर्बानियों को जानती थी, इसलिए मैंने कभी भी अपने पिता की मेहनत को बर्बाद करने के बारे में नहीं सोचा था। मैं रातों को जाग जाग कर पढ़ती थी, धीमी रोशनी वाले बल्ब के नीचे अपनी आंखें लाल कर लेती थी, लेकिन कभी भी मैंने एक शब्द भी अपनी जुबान पर शिकायत का नहीं आने दिया था। और फिर आखिरकार मेरी मेहनत रंग ले आई थी। मेरे पिता कहते थे कि बेटी, तुम खूब पढ़ो, तुम जो बनना चाहती हो बनो, जितना पैसा लगेगा, जितनी मेहनत लगेगी, मैं तुम्हारी खातिर करने के लिए तैयार हूँ। मैं कभी भी तुम्हें नहीं रोकूंगा। मैं वकील बनना चाहती थी, और मेरे पिता की कठिन मेहनत से मैंने लॉ किया था। अब मुझे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस के लिए जाना होता, और अब मेरा सामना मुकदमों, ग्राहकों और मेरे अनुभव के आधार पर तय होने लगा था। मेरे पिता बहुत ज्यादा खुश थे। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था कि उनकी बेटी अब वकील बनने के करीब है। उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े थे कि फाइनली उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी लाचारी कम से कम उनकी बेटी के भविष्य के आड़े तो नहीं आई। लेकिन मेरे पिता शायद ये भूल गए थे कि वो जिस समाज और जिस मोहल्ले का हिस्सा है, वहाँ गरीब की खुशी और बेटी की कामयाबी दोनों ही माफी और जुल्म के काबिल समझे जाते हैं। मेरी कहानी का सबसे खतरनाक और तकलीफ दे पहलू उस दिन से शुरू हुआ था जब मैंने पहली बार कोर्ट जाना शुरू किया था। मैंने पहली बार जब अपनी सफेद साड़ी के साथ काला कोट पहना। वो काला कोट जो ईमानदार इंसान पहन ले तो अच्छाई को जिताए, और बुरा इंसान पहन ले तो बुराई को जिताए। लेकिन मैं हमेशा अपने पिता की तरह अच्छाई और सच्चाई को सबसे आगे रखती थी। इस मोहल्ले की तंग नजरों और जहर भरी आंखों के लिए मैं एक खुली चुनौती बन गई थी। जब मैं पहली बार सुबह इस यूनिफॉर्म में शामिल अपने पिता का आशीर्वाद लेकर घर की दहलीज से बाहर निकली तो मोहल्ले में एक अजीब सी चर्चा फैल गई थी। गली के नुक्कड़ पर खड़े चबूतरे, जहां मोहल्ले के फालतू मर्दों की मीटिंग होती थी, जिनको कोई काम धंधा नहीं होता था, वो वहां बैठकर चाय की चुस्कियां लेते थे। और दरवाजों की आड़ में छुपी हुई औरतें, जिनकी जिंदगियां दूसरों की कमियां तलाश करने में गुजर रही थी, सबकी नजरें मुझ गरीब की बेटी पर पड़ गईं। मोहल्ले की सबसे बड़ी और जहरीली जुबान वाली औरत बबीता आंटी, जिनका काम ही लोगों के घरों में आग लगाना था,
उन्होंने अपने दांतों में पल्लू को दबाते हुए साथ खड़ी औरतों से कहा, देखो देखो, अब ये गरीबों की राजकुमारी भी वकील मैडम बनकर घर से निकल रही है। अब ये वकील बनकर लोगों से सवाल जवाब करेगी, बदतमीजी करेगी। इसके बाप ने तो जैसे इसे कोई तमीज ही नहीं सिखाई है। इसने तो शर्म लाज उठाकर रख दी है। जवान बेटी को इस तरह से सज सवार कर मर्दों के बीच काम करने भेज रहा है। ये तो अभी सिर्फ शुरुआत थी इन लोगों के नेगेटिव कमेंट्स की। वो धीमी आग जो पहले दिन शुरू की थी, उस समय एक भड़कते हुए लावा में बदल गई थी। मैंने अब रोज कोर्ट जाना शुरू कर दिया था और मेरे घर से निकलते समय इन लोगों के कुछ इसी तरह के कमेंट्स होते थे। कोई कुछ कहता तो कोई कुछ कहता था, लेकिन इनमें से कोई भी मेरी प्रशंसा करने वाला नहीं था। हर कोई मुझे बुराई ही दे रहा था, जैसे मैं वकील नहीं बन रही बल्कि कोई अपराधी बन रही हूँ। एक गरीब बेसहारा लड़की अब जब लोगों के साथ उठना बैठना कर रही थी, कोर्ट जा रही थी और ढेर सारे मर्दों का सामना कर रही थी, तो ये बात हर किसी को हजम नहीं हो रही थी। हर कोई कहता था कि इसके पिता ने इसे बिगाड़ दिया है। रात को देर रात घर वापस आती है और सुबह सवेरे घर से निकल जाती है। फिर सारा दिन क्या करती है किसी को कुछ नहीं पता। क्या पता वकील बनने की आड़ में कोई गलत काम कर रही हो। मेरा वकील बनना मोहल्ले के किसी भी इंसान को रास नहीं आ रहा था। वो लोग चर्चा करते थे। धीरे धीरे उनकी ऊंची आवाज खुले तानों में बदल गई। हर रोज सुबह सवेरे जब मैं कोर्ट जाने के लिए घर से निकलती तो मुझे महसूस होता था जैसे गली के दोनों तरफ खंजर ताने लोग मेरे पीछे खड़े हुए हैं, जो मेरे शरीर पर शब्दों के वार कर रहे हैं। चबूतरे पर बैठे मोहल्ले के शर्मा जी ने तो कुछ आम महफिलों में कहना शुरू कर दिया था कि ये वकालत का काम तो बस एक बहाना है। असल में इस लड़की ने और इसके बाप ने अपनी गरीबी को मिटाने के लिए कोई और भी धंधा चुन लिया है। मैं उन लोगों की बातें खामोशी से सुनती थी और सोच रही थी कि एक दिन ऐसा वक्त आएगा कि मैं इन लोगों को मुंहतोड़ जवाब दूंगी, जिसे सुनकर ये लोग खामोश हो जाएंगे, क्योंकि इन लोगों के कहे गए एक एक शब्द मेरे लिए इतने ज्यादा जहरीले थे कि अगर पत्थर पर पड़ते तो वो भी चूर चूर हो जाता। मोहल्ले की औरतें जब मुझे देर रात घर वापस आते हुए देखती तो जानबूझकर जोर जोर से कहती थी और अपने माथे पर सिलवटें डालकर मुझे बेशर्म आजाद ख्याल और बदकिरदार जैसे शब्दों का वार करती थी। उनके लिए एक शरीफ घर की लड़की का इस तरह से घर के बाहर रहना इस बात की खुली दलील थी कि वो अपना किरदार बेच चुकी है। दूसरी तरफ मेरे पिता की हालत एक ऐसी पक्षी जैसी हो गई थी जिसके पर नोचकर उसे चीलों के ढेर में फेंक दिया गया हो। जब मेरे पिताजी मोहल्ले की दुकानों से राशन या कोई और सामान लेने के लिए जाते तो लोग उनके मुंह पर तो कुछ नहीं कहते थे, लेकिन उनके मुड़ते ही आवाजें कसते थे। कहते थे कि देखो, वो जा रहा है बगैरत बाप, जिसकी रोटी अब उसकी बेटी की कमाई और नौकरी से चलती है। आखिरकार बेटी माँ पर ही तो जाएगी। जैसे एक दिन इसकी पत्नी इसे छोड़कर चली गई, ऐसे ही इसकी बेटी भी इसे छोड़कर न चली जाए। इस डर से इसने अपनी बेटी को ही नौकरी पर लगा दिया। ये शब्द बगैरत मेरे पिता के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतरे थे। उनका सीना फटने लगा था। उनका मन कर रहा था कि वो चीख चीख कर बताएं कि उनकी बेटी बाहर अय्याशी करने के लिए नहीं जाती, बल्कि उन बेगुनाह लोगों के केस लड़ने के लिए जाती है जो इंसाफ की गुहार लगा रहे होते हैं। वो उन्हें बताना चाहते थे कि उनकी बेटी ने कितनी रातें जाग कर गुजारी हैं और कितनी मेहनत करके आज वो इस मुकाम तक पहुंची है। लेकिन वो जानते थे कि ये लोग सच नहीं सुनना चाहते। उन्हें सिर्फ किसी की इज्जत उछालने में मजा आता है। बात सिर्फ नेगेटिव कमेंट्स तक की हद में नहीं रही थी। धीरे धीरे मोहल्ले वालों ने मेरा और पिताजी का पूरी तरह से सामाजिक बायकॉट कर दिया था। दुकानदारों ने उन्हें उधार देना तो दूर, उनका रुकना और नगद सामान देने से भी हिचकिचाना शुरू कर दिया था। मोहल्ले की शादी या किसी भी फंक्शन में लोगों ने उनको बुलाना बंद कर दिया था। यहाँ तक कि अगर मेरे पिताजी मंदिर में दर्शन करने के लिए भी जाते तो उनके आसपास खड़े लोग जानबूझकर थोड़ा दूर खिसक जाते थे, जैसे गरीब की लाचारी और बेटी की नौकरी कोई छूत की बीमारी हो जो उन्हें भी लग जाएगी। एक दिन हमारे मोहल्ले के चौधरी अंकल ने मोहल्ले के सभी लोगों को इकट्ठा करके सबके सामने ऐलान करके कहा था कि रंजीत और उसकी बेटी से मोहल्ले का कोई भी इंसान कोई संबंध नहीं रखेगा और बहुत ही जल्द मोहल्ले के सब लोग मिलकर कोई ऐसा तरीका निकालेंगे कि उस बगैरत बाप और उसकी बेशर्म बेटी को इस मोहल्ले से ही निकाल बाहर किया जाएगा। ये दिन हम दोनों बाप बेटे के लिए किसी कड़ी आजमाइश से कम नहीं था।
मैं इन लोगों के खिलाफ आवाज उठाना चाहती थी, इन लोगों से डटकर सामना करना चाहती थी, लेकिन पिताजी ने मुझे रोक दिया और कहा कि बेटी, मैं नहीं चाहता कि अभी तुम अपना काम छोड़कर इन लोगों की बातों पर ध्यान दो। जो हो रहा है उसे होने दो। तुम सिर्फ अपनी मेहनत करो, वक्त इन लोगों को खुद जवाब देगा। इन लोगों के मुंह लगकर या इनसे बहस करके कोई फायदा नहीं है। पिताजी के कहने पर मैं खामोश हो गई थी, वरना ऊपर वाले ने मुझे इतना काबिल तो कर दिया था कि मैं इन लोगों को सुधार सकती थी। हमारे घर की चार दीवारी में एक अजीब सी उदासी और डर का साया मंडलाने लगा था। मैं अंदर ही अंदर टूट रही थी। मैं बाहर लोगों के अजीबो गरीब केस देखती थी और घर आकर अपने ही मोहल्ले वालों के हाथों अपनी इज्जत को कुचलता हुआ देखती थी। मेरी हिम्मत अब जवाब दे रही थी। बाहर गहरा अंधेरा छाया हुआ था और मोहल्ले के कुत्ते भौंक रहे थे। तब मैं अपनी क्लाइंट से मीटिंग करके घर लौट रही थी। वैसे तो मैंने अपने दिल को इतना मजबूत बना लिया था कि मुझे इन लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन जब मैं अपने पिता के बारे में सोचती कि मैं खुद तो मजबूत बन गई हूँ, मेरे पिता आज भी वही कमजोर इंसान है जिनको एक दिन उनकी पत्नी छोड़कर चली गई थी। उन्होंने अकेले ही अपनी बेटी की परवरिश की और आज लोगों ने अपने नेगेटिव कमेंट्स और ऐसे बुरे व्यवहार से मेरे पिता को अंदर तक तोड़ कर रख दिया। ये सोचते ही मेरी आंखों में आंसू आ जाते थे। मैं एक कामयाब इंसान बनना चाहती थी, अपनी नौकरी से प्यार करना चाहती थी, लेकिन न जाने क्यों मुझे अपना ये काम अब बुरा लगने लगा था, जो मेरी इज्जत और मेरे पिता के अहंकार को बर्बाद कर रहा था। अब मुझसे आगे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैंने घर के अंदर आते ही अपना कोट जमीन पर फेंका और दहाड़े मार मार कर रोने लगी। मेरे पिताजी जो बाहर आंगन में रखी चारपाई पर बैठे थे, अपनी बेटी के चेहरे के बदलते रंग को देख रहे थे। वो तड़प कर उठे और मेरे पास जमीन पर बैठ गए। मैंने अपने पिता के घुटनों पर सर रख दिया और हिचकियां लेते हुए बोली, पिताजी, मुझसे अब और नहीं सहा जाता। मैं इन लोगों को इनकी औकात याद दिलाना चाहती हूँ। मुझे इन लोगों की ये घटिया नजरें, इन लोगों की ये फालतू बातें और काट खाने वाले ताने, आपके लिए वो गंदे शब्द, अब और मैं ये सब कुछ नहीं सुन सकती। पिताजी, मैं इन लोगों को इनकी औकात याद दिलाना चाहती हूँ और अगर आप ये सब कुछ खामोशी से बर्दाश्त करते रहे तो मैं कल ही अपना लाइसेंस सरेंडर करवा दूंगी। हम भूखे मर जाएंगे। मैं आपके साथ लोगों के घरों में झाड़ू लगा लूंगी, लेकिन मुझे अब कोई वकील नहीं बनना। मुझे अब इस काले कोट से नफरत होने लगी है जिसने मेरे पिता को लोगों की नजरों में बगैरत बाप बना दिया। मेरे ये शब्द मेरे पिता के दिल पर किसी तीर की तरह चल रहे थे। उन्होंने अपने खुरदुरे और मेहनत भरे हाथों से मेरे आंसू साफ किए। उनकी आंखों में भी नमी आ गई, लेकिन उनका अंदाज किसी चट्टान की तरह मजबूत था। उन्होंने मेरा चेहरा अपने हाथों में ले लिया और रोते रोते मेरी आंखों में आंखें डालकर जज्बाती मगर ठहरे हुए अंदाज में बोले, मेरी बेटी, मेरे दिल का सुकून, तुम ये सोचती हो कि इन अनपढ़ और अंधे लोगों की बातों से तुम्हारे पिता की इज्जत कम हो जाएगी? इज्जत तो ऊपर वाला देता है। ये जो लोग तुम्हें और मुझे गालियां देते हैं, ये तुम्हारी पवित्रता से डरते हैं। इन्हें इस बात की तकलीफ नहीं है कि तुम घर से बाहर क्यों जाती हो। इन्हें तकलीफ इस बात की है कि ये गरीब की बेटी किसी काबिल कैसे हो गई। पिताजी ने गहरी सांस ली और मेरे सर पर अपना प्यार भरा हाथ रखते हुए बोले, बेटी, तुम कोई पाप नहीं कर रही हो। बेगुनाह लोगों को इंसाफ दिलाना, उनकी तकलीफ को समझना, ये तुम्हारा काम है। तुम इस मोहल्ले के लोगों के तानों से डरकर अपने काम को कैसे छोड़ सकती हो? वकील बनना तो तुम्हारा सपना था ना, और तुम जानती हो कि तुम्हारे पिता ने तुम्हारा ये सपना पूरा करने के लिए कितनी मेहनत की है। क्या तुम अपने पिता की मेहनत को बर्बाद करना चाहती हो? जब इरादे मजबूत और अटल होते हैं तो रास्ते में कठिनाइयों का सामना तो करना ही पड़ता है। क्या इन लोगों की बातें तुम्हारे सपने से बड़ी थी? ये मोहल्ले वाले तो सिर्फ बातें कर सकते हैं, ये किसी का दुख नहीं बांट सकते। मैंने तुम्हें किसी काबिल इसीलिए बनाया था कि जब मैं ना रहूं तो तुम बेसहारा ना रहो। अब जब इतनी मुश्किलों का सामना करने के बाद तुम आज इतनी काबिल वकील बन गई हो तो तुम रुकने की बात कर रही हो। अब तुम्हें पीछे नहीं हटना। मेरी बेटी, तुम्हें रुकना नहीं है। अगर आज तुम रुक गई तो इन अनपढ़ लोगों की जीत हो जाएगी और इंसानियत हार जाएगी। ये लोग आज तुम्हें बेशर्म कह रहे हैं ना, कहने दो। तुम अपना काम पूरी ईमानदारी और तरक्की के साथ करो। एक दिन यही मोहल्ला, यही लोग और यही ताने देने वाली जुबानें तुम्हारे इस काले कोट की इज्जत करेंगे और तुम्हारे सामने सर झुकाएंगे। और वो वक्त उन लोगों को जरूर बताएगा कि असल बेशर्म इंसान कौन है और असली मसीहा कौन है। उठ जाओ मेरी बेटी, अपने आंसू साफ करो और जाकर अपना फर्ज निभाओ।
तुम्हारा पिता तुम्हारे साथ खड़ा है, चाहे दुनिया हमारे खिलाफ ही क्यों ना हो जाए। पिताजी के शब्दों ने जैसे मेरे मरे हुए वजूद में एक नई आत्मा फूंक दी थी। मेरे पिता का भरोसा मेरे लिए किसी ढाल से कम नहीं था। मैंने अपने आंसू साफ किए, अपना बैग उठाया और एक नए फैसले के साथ खड़ी हो गई। मैं जानती थी कि मोहल्ले की गलियों में अंधेरा और नफरत मेरा इंतजार कर रहा है, लेकिन मेरे दिल में पिता के आशीर्वाद और फर्ज की रोशनी इतनी तेज थी कि अब कोई ताना मेरे कदम डगमगा नहीं सकता था। अगली सुबह मैं अच्छी तरह से फ्रेश हुई, तैयार हुई। मैंने दरवाजे की कुंडी खोली और पिताजी का आशीर्वाद लेकर इस मोहल्ले से बाहर निकल गई, जहां अब नफरतें मेरे लिए कोई मतलब नहीं रखती थी, क्योंकि मेरी मंजिल वो बेगुनाह लोग थे जिन्हें मैं इंसाफ दिलाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। कोर्ट के माहौल में भी हर दिन की तरह भीड़ भाड़ थी। मैं रोज की तरह अपने चैम्बर में बैठकर केस की फाइलें देख रही थी और कुछ नोट्स और कानून की किताबें चेक कर रही थी। उसके बाद क्लाइंट्स के मैसेज और कॉल्स देखने लगी और फिर मैं कॉज लिस्ट देखती हूँ, जिसमें मुझे पता चलता है कि आज मेरे कौन कौन से केस किस कोर्ट रूम में लगेंगे। मैं अपने सीनियर वकील साथियों के साथ केस पर डिस्कस करती हूँ, क्लाइंट से मिलकर आखिरी बार जरूरी बातें पूछती हूँ। कोर्ट रूम में पहुंचने के बाद मेरा काम सिर्फ बहस करना नहीं होता। मैं जज के सामने अपने क्लाइंट का पक्ष रखती हूँ, गवाहों से सवाल पूछती हूँ और सामने वाले वकील की दलीलों का जवाब देती हूँ। कानून की धाराओं और पुराने फैसलों का हवाला देती हूँ। कभी कभी किसी केस में तो जरूरत पड़ने पर एडजस्टमेंट की मांग करती हूँ। उन्हीं दिनों मेरे पास एक ऐसा केस आया था जिसमें मैं इतनी ज्यादा बिजी हो गई थी कि कुछ दिनों के लिए अपने मोहल्ले के लोगों की बातों को नजरअंदाज करके मैंने इस बेगुनाह इंसान को सजा दिलवाने का फैसला कर लिया था। एक गरीब स्कूल टीचर महेश पर आरोप लगा था कि उसने अपनी बहू को दहेज के लिए प्रताड़ित किया है और उसकी हत्या कर दी है। पूरे शहर में ये खबर आग की तरह फैल गई थी। मीडिया भी महेश को दोषी मानने लगी थी। ये केस इतना फेमस था, इसे जीतना असंभव था, मगर मैंने ये केस अपने हाथ में ले लिया था। जांच के दौरान मुझे कई बातें पता चली थी। बहू की मौत आत्महत्या नहीं बल्कि सोची समझी साजिश थी। आरोपी महेश नहीं था, बल्कि असली अपराधी महेश के बेटे की पत्नी का बॉयफ्रेंड और उसका भाई था, जिन्होंने प्रॉपर्टी हथियाने के लिए पूरा षड्यंत्र रचा था। उन्होंने झूठे चैट, नकली गवाह और फर्जी सबूत तैयार किए थे, लेकिन आरोपी एक छोटी सी गलती कर बैठे थे। मैंने उन लोगों की मोबाइल की लोकेशन हिस्ट्री, एक सीसीटीवी फुटेज और एक बैंक ट्रांजैक्शन के जरिए साबित कर दिया था कि घटना के समय आरोपी वहीं पर मौजूद थे, जबकि महेश घटना स्थल पर थे ही नहीं। सभी को लगता था कि मैं ये केस हार जाऊंगी, लेकिन मैं अदालत में एक एक सबूत लेकर गई थी और गवाहों की ऐसी गिरोह बांधी थी कि एक गवाह टूट जाता तो दूसरा सच बोल देता। फिर फाइनली जज ने फैसला सुनाया कि महेश निर्दोष है। उन्हें तुरंत सम्मान के साथ रिहा किया गया और असली अपराधियों को सजा दी गई थी। मेरा ये केस पूरे शहर का चर्चा का विषय बन गया था। मुझ जैसी युवा महिला वकील ने इस मुश्किल केस को जीतकर एक बेगुनाह को इंसाफ दिलाया था। उस दिन मैं सबसे ज्यादा गर्व महसूस कर रही थी। मेरे पिताजी की आंखों में भी गर्व के आंसू थे। उन्होंने कहा था कि बेटी, आज लोगों ने मेरी बेटी को ही नहीं, उसके हुनर को भी सलाम किया है। तुम देखना, यही सफलता आगे चलकर तुम्हारे मुकाम की वजह बनेगी। मैं इतनी ज्यादा मजबूत हो गई थी, लेकिन फिर भी हमारे मोहल्ले के लोगों को अभी तक अकल नहीं आई थी। मुझे लगता था कि उन लोगों की सियासत और नफरत वक्त गुजरने के साथ साथ कम हो जाएगी, लेकिन उसमें तो और भी ज्यादा बढ़ावा हो रहा था। चौधरी अंकल की ईगो इस बात को किसी भी कंडीशन में मानने को तैयार नहीं थी कि एक गरीब और मामूली मजदूर की बेटी उनकी मर्जी के खिलाफ इस मोहल्ले में रहकर वकील की नौकरी करे और लोगों से बहस करे। उन लोगों ने अपनी मीटिंग में मोहल्ले के सभी लोगों को इकट्ठा किया और एक पंचायत लगाई, जहां उन्होंने अपने घमंड भरे अंदाज में कहा कि हमारे इस मोहल्ले की एक इज्जत है। यहाँ की बहन बेटियां घर से बाहर नहीं जाती, मर्दों के साथ मिलकर नौकरी नहीं करती, लेकिन आज रंजीत और उसकी बेटी ने हमारे मोहल्ले की इस इज्जत को मिट्टी में मिला दिया है। एक जवान लड़की अदालत में जाकर लोगों के साथ बहस करती है, सुबह सवेरे घर से अकेले निकलती है और रात को न जाने कब घर के अंदर दाखिल होती है, और हम सब खामोशी से बगैरती देख रहे हैं। कल को हमारी अपनी बहनें और बेटियां भी इसी रास्ते पर चल निकलेंगी तो हम किसको मुंह दिखाएंगे। इसलिए मैंने ये फैसला किया है कि इस मोहल्ले में अब जो रंजीत और उसकी बेशर्म बेटी रहेगी या फिर हम शरीफ लोग। पहले इसकी पत्नी न जाने कि समीर जादे के साथ भाग गई और अब बेटी भी न जाने कैसे कैसे लोगों से मिलती है।
चौधरी अंकल ने मोहल्ले के लोगों के दिलों में पहले से मौजूद नफरत की आग पर तेल छिड़कने का काम किया था और सबने एक जुबान होकर चौधरी अंकल के फैसले की प्रशंसा की थी। मोहल्ले की औरत बबीता आंटी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि इन दोनों बाप बेटी का मुंह काला करके इन्हें गधे पर बिठाकर पूरे मोहल्ले का चक्कर लगवाना चाहिए, ताकि आइंदा किसी गरीब की बेटी को नौकरी करने की जुर्रत न हो। बेटियां घर में रहती हैं, बेटियों को डॉक्टर, वकील या पुलिस नहीं बनाया जाता। ये खबर उड़ती हुई मेरे पिता के कानों तक पहुंच गई थी। मेरे पिताजी के शरीर पर तो जैसे बिजली सी गिर पड़ी थी। उन्होंने अपनी सारी जिंदगी शराफत और ईमानदारी से गुजारी थी। मेरे पिता ने कभी कोई गलत काम नहीं किया था। मेरी माँ उन्हें खुद अपनी मर्जी से छोड़कर गई थी। इसमें मेरे पिताजी की क्या गलती थी? और अब ये लोग थे कि मुझे और मेरे पिताजी को इस मोहल्ले से निकालने की तैयारियां कर रहे थे। ये सब सुनकर मेरे पिताजी के अंदर एक तूफान मचल रहा था। उनका दिल चाहता था कि वो जाएं और चौधरी प्रताप का गिरेबान पकड़कर उससे पूछे कि उनकी बेटी ने आखिर क्या पाप किया है। क्या गरीब होना और मेहनत ईमानदारी की कमाई कमाना इतना बड़ा जुर्म है कि उसकी सजा में उन्हें दर बदर कर दिया जाए? लेकिन मेरे पिताजी जानते थे कि गरीब की कोई आवाज नहीं होती, और अगर वो बोले तो ये भेड़िया उन्हें और उनकी बेटी को कच्चा चबा जाएंगे। पिताजी ने खामोशी से सब्र का घूंट भरा और आसमान की तरफ देखकर सिर्फ इतना कहा कि हमारी इज्जत ईश्वर के हाथ में है। ये बात पिताजी ने मुझे नहीं बताई थी, क्योंकि मैं अब अपने केस के सिलसिले में बहुत ज्यादा बिजी चल रही थी। लेकिन जब रात को घर वापस आई और पिताजी के पास बैठकर खाना खाने लगी, तो मैंने पिताजी के चेहरे पर छुपी हुई गहरी उदासी और वो डर देख लिया था जिसे वो मुझसे छुपाने की कोशिश कर रहे थे। मैंने पिताजी के पास बैठकर उनके हाथ अपने हाथों में थाम लिए और धीमी आवाज में पूछा, क्या हुआ है पिताजी? आप इतने परेशान क्यों हैं? पिताजी ने अपने आंसुओं को पीने की कोशिश करते हुए मुझे मोहल्ले के लोगों के फैसले के बारे में बताया, तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी आत्मा को नोच लिया हो। मैंने खुद पर काबू पाया और पिताजी की आंखों से आंसू साफ किए और कहा कि ठीक है पिताजी, वो लोग चाहते हैं कि हम इस मोहल्ले में ना रहें तो ठीक है, हम इस मोहल्ले में नहीं रहेंगे। पिताजी कहने लगे, बेटी ये तुम क्या कह रही हो? ये हमारा पुराना मोहल्ला है, ये मेरा अपना घर है, हम इसे छोड़कर कहाँ जाएंगे? मैंने कहा, अरे मेरे भोले पिताजी, आपकी बेटी इतनी बड़ी वकील बन गई है, अपने सारे पैसे आपको लाकर देती है, तो आपको क्या लगता है कि आपकी बेटी आपके लिए अच्छे से मोहल्ले में अच्छा सा घर नहीं खरीद सकती? आखिर हम कब तक इस छोटे से घर में रहेंगे? क्या हमेशा यही घटिया सी जिंदगी जीने के लिए आपने मुझे इतना काबिल बनाया? नहीं पिताजी, आपकी बेटी अब अपने पैरों पर खड़ी हो गई है। हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे। मैं अपनी कमाई से हमारा छोटा मगर अच्छा और सुंदर सा घर किसी ऐसे मोहल्ले में बनाऊंगी जहाँ के लोगों की सोच इस मोहल्ले के लोगों जैसी बिल्कुल भी नहीं होगी। मैं ऐसे लोगों के साथ रहना चाहती हूँ जो महिलाओं का सम्मान करते हों, जो उनको उड़ान देते हों। और रही इस घर की बात, तो मैं जानती हूँ कि इस घर से आपकी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। इस घर को हम ताला लगाकर बंद कर देंगे और जब कभी आपको घर की याद आए तो आप यहाँ आ जाना, लेकिन अब हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे। मेरी बात सुनकर पिताजी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी और वो कहने लगे कि बेटी, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अब मेरी तरक्की होनी शुरू हो गई थी और अब मैंने फैसला कर लिया था कि गरीबी के दिन खत्म करके ही रहूंगी। मेरे पिताजी जिन्होंने सारी जिंदगी मेरे लिए बहुत मेहनत की, अब उन्हें आराम दूंगी और उन्हें इस नर्क से निकालकर बहुत दूर ले जाऊंगी, इतनी दूर जहां मेरे पिता को कोई बगैरत बाप नहीं कहेगा। मैंने पिताजी को तो जैसे तैसे समझा दिया था, लेकिन मैं अपने कमरे में आकर बहुत रोई थी। मैं जानती थी कि इस घर से मेरे पिताजी को बहुत लगाव था। मेरी भी यादें इस घर से बहुत जुड़ी हुई थी। आखिरकार इस घर में मैंने अपना बचपन बिताया था। मैं सोच रही थी कि पता नहीं ये दुनिया इतनी जालिम क्यों है। हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? क्यों इन लोगों की सोच ऐसी नहीं है जैसे मेरे पिता की है? मैं तो यहाँ किसी से बात तक नहीं करती, फिर भी ये लोग हमारे खून के प्यासे क्यों हो गए? मैं चाहती तो इन लोगों को अपने तरीके से समझा सकती थी, अपने वकील होने का फायदा उठा सकती थी, लेकिन मैं कुछ भी गलत नहीं करना चाहती थी। मैं इन लोगों की मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करना चाहती थी। मैंने सोच लिया था ये मोहल्ला छोड़कर हम लोग चले जाएंगे, जहां हमें कोई नहीं जानता होगा, जहां कोई हमारी बेइज्जती करने वाला नहीं होगा। अगले ही दिन मैंने एक प्रॉपर्टी सेलर से बात कर ली थी। मेरे पास इतने पैसे थे कि मैं कोई छोटा सा घर खरीद सकती थी।
अभी तो मुझे इतनी जल्दी कोई भी घर नहीं मिल सकता था, क्योंकि घर मिलना कोई मामूली बात नहीं होती, उसमें समय लगता है। पहले मुझे कोई अच्छा सा किराए का घर देखना था, इसलिए मैंने अपने कुछ दोस्तों से किराए के घर के बारे में बातचीत की थी। मेरे एक दोस्त ने मुझे किराए के घर के बारे में बताया था। वो घर मामूली सा था, लेकिन हम दोनों बाप बेटे के लिए काफी था। अब मुझे कुछ भी करके अपना घर खरीदना था, जिसमें सिर्फ मैं और मेरे पिता रह सकें और इज्जत की जिंदगी गुजार सकें। पिताजी और मैं उस मोहल्ले को छोड़ते समय बहुत रो रहे थे। मोहल्ले वाले हमें जाते हुए अजीब नजरों से देख रहे थे। उन लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, तो किसी के चेहरे पर हंसी थी, तो कोई कह रहा था कि अब हमारे मोहल्ले का माहौल ठीक होगा। ये गंदगी जो यहाँ से निकल रही है। मैं अभी भी खामोश रही। वो लोग मुझे और मेरे पिता को गंदगी कह रहे थे। मैंने पिताजी को बोल दिया था कि आप घर में रहकर आराम करेंगे, अब आपकी बेटी काम करेगी। अब तो हम लोग इस नए घर में आ गए हैं, तो अपनी जिंदगी को नए तरीके से शुरू करेंगे, पुरानी सारी बातों को भूल जाएंगे। मैं कभी कभी ये सोचती थी कि ये दुनिया भी कितनी अजीब है। जो लोग दूसरों की जिंदगियां बचाते हैं, ये दुनिया उनकी जिंदगी दुश्वार कर देती है। मैंने अब धीरे धीरे कई ऐसे केस सॉल्व करने शुरू कर दिए थे जो दूसरों के बस के नहीं थे, जिनमें मैंने कड़ी मेहनत की थी और पूरी ईमानदारी के साथ उन बेगुनाह लोगों को इंसाफ दिलाया जिन पर झूठे इल्जाम लगाए गए। अपने पुराने घर को छोड़कर मेरा अपना दिल भी बुरी तरह से जख्मी था, जिसके साथ मेरी काफी सारी यादें जुड़ी हुई थी। मैं ऊपर वाले से प्रार्थना किया करती थी कि है ईश्वर, मेरे पिता की इज्जत की लाज रख लेना। मेरे पिता ने मुझे कभी धोखा करना नहीं सिखाया, लोगों की बेइज्जती करना नहीं सिखाया। इसीलिए मैं अपने काम में जितने भी लोगों की मदद करूं, उनमें से किसी के साथ भी नाइंसाफी न हो और मुझे कभी भी किसी भी गलत का साथ देने पर मजबूर ना करना। जिन लोगों ने मेरे पिता का दिल दुखाया, उन लोगों को सच का सामना करना सिखा। मेरे इन प्रार्थनाओं में इतनी तड़प और इतनी सच्चाई थी कि जैसे आसमान के दरवाजे खुल गए हों। ऊपर वाले ने मेरी प्रार्थना मेरे मुंह से निकलते ही स्वीकार कर ली हो। लेकिन अभी आजमाइश की कड़ी खत्म नहीं हुई थी और कुदरत ने मेरे पुराने मोहल्ले वालों को और उनके घमंड को मिट्टी में मिलने के लिए एक ऐसा रास्ता तय किया था जिसके बारे में उन लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था। मैं अब एक प्रोफेशनल वकील बन गई थी और अब अपने केस खुद हैंडल करती थी। मुझे अब किसी सीनियर की जरूरत नहीं थी। मैंने अपने घर में ही मेरा एक अलग से स्पेशल चैम्बर खोल लिया था। मेरे पिताजी कभी कभी अपने बिस्तर पर लेटकर रात को आसमान के तारों को गिनते रहते थे और ऊपर वाले से प्रार्थना करते थे कि उनकी बेटी पर लगने वाले बेबुनियाद आरोपों का कोई तो जवाब आसमान से उतरेगा, जो उन पत्थर दिल इंसानों की आंखें खोल देगा। और दूसरी तरफ मैं अपने पिताजी को यही समझाया करती थी कि वो मेरी ज्यादा टेंशन ना लिया करें। हम अब उन लोगों से बहुत दूर आ गए हैं जो हमें बुरा कहते थे। मैं अब उस ऊंचाई पर खड़ी थी जहां से नीचे देखने पर मुझे चौधरी अंकल और वो ताने देने वाली औरतें किसी झूठी हकीकत जैसी नजर आ रही थी, क्योंकि हकीकत में ताकत उन लोगों के पास नहीं थी जो चबूतरे पर बैठकर दूसरों की इज्जतों का फैसला करते थे, बल्कि ताकत तो अब मुझ गरीब लड़की के पास आ गई थी जिसने अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदल लिया था, जिसके पास शहर के वो लोग आने लगे थे जिनके केस ना लड़ने के लिए शहर के बड़े बड़े वकील भी हाथ खड़े कर लेते थे। मेरे पिताजी और मेरी जिंदगी अब सुकून से गुजर रही थी। वक्त काफी आगे बढ़ गया था। लगभग 5 साल बीत गए थे। अब मैंने अपना घर भी खरीद लिया था और शहर के सबसे ज्यादा जाने माने वकीलों में शामिल होने लगी थी। मेरे पिताजी बहुत खुश थे, उनको मुझ पर बहुत गर्व होता था। अब वो मुझसे कहते थे कि मैं शादी कर लूं, लेकिन मुझे अभी शादी नहीं करनी थी। मुझे अभी और कामयाब होना था, अपने पिता का नाम और भी ज्यादा रोशन करना था। मेरी जिंदगी में सुकून था और काफी कुछ बदल गया था। जिंदगी पूरी तरह नई हो गई थी और हमारी जिंदगी में किसी तरह की कोई कमी नहीं थी। घर, गाड़ी, रुपया, पैसा, इज्जत, सब कुछ हमारे पास था। लेकिन मैं ये जानती थी कि अब मेरा सामना उन लोगों से होने वाला है जिन्हें शायद मैं और पिताजी वक्त गुजरने के साथ साथ भूल चुके थे, क्योंकि वक्त बहुत आगे बढ़ चुका था। वो लगभग 27 जून की बात थी, जब शाम के समय मैं अपने घर में मौजूद चैम्बर में बैठी हुई थी, जब मेरा मैनेजर मुझे जाकर बताता है, मैडम, आज किसी मिस्टर चौधरी की कॉल आई थी, उन्होंने 6 बजे की अपॉइंटमेंट ली थी, वो बाहर पिछले 5 मिनट से आपका वेट कर रहे हैं, क्या मैं उनको अंदर बुला लूं? मैंने कहा ठीक है, बुला लो। मैं अभी अपनी टेबल पर बैठी एक केस की फाइल को पढ़ रही थी जब दरवाजा खुला और धीमे धीमे कदमों से चलते हुए 2 आदमी अंदर दाखिल हुए थे।
मेरी नज़र जैसे ही सामने की तरफ पड़ी तो मेरी नज़रें उन दोनों के चेहरे पर अटक गई थी, क्योंकि ये लोग कोई और नहीं थे। इनको मैं बहुत अच्छी तरह से जानती थी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि ये लोग अब यहाँ क्या करने आए हैं। क्या फिर से मेरे पिताजी का दिल दुखाने का इरादा है? लेकिन जब मैंने उनके चेहरे को ध्यान से देखा तो मुझे नजर आया कि उनके चेहरे पर आज पहले जैसा घमंड नहीं है। ये लोग कोई और नहीं, हमारे पुराने मोहल्ले के चौधरी अंकल थे, जो हर बात में मुझे और मेरे पिता को बुरा कहते थे। और तो और इन्हीं ने मोहल्ले के लोगों को हमारे खिलाफ कर दिया था। मैंने उन्हें बैठने का इशारा किया। उनके साथ उनका बेटा भी आया था। उनका जवान बेटा, जो वैसे तो मामूली सी नौकरी करता था, लेकिन अपनी माँ बहन को हमेशा घर में रहने की नसीहत देता था। चौधरी अंकल और उनके बेटे ने मेरे इशारे पर हाथ जोड़ लिए। मैंने कहा, मैं आप लोगों को बैठने का कह रही हूँ, हाथ जोड़ने के लिए नहीं। आप लोग बैठ सकते हैं। उन दोनों ने एक दूसरे के चेहरे की तरफ देखा और फिर उसके बाद अपनी अपनी कुर्सी पर बैठ गए। मेरे हाथ जो टेबल पर रखे हुए थे, मैंने उन दोनों को मिलाया और उनकी तरफ देखते हुए कहा कि जी बताइए, कैसे आना हुआ आप लोगों का यहाँ? चौधरी अंकल का बेटा कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसने अपनी बात को वहीं रोक दिया। चौधरी अंकल ने कुछ सेकंड रुककर हिम्मत की और कहा, आंचल बेटी, हमें तुम्हारी जरूरत है। हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। हमारी इज्जत का मामला है और मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ईमानदार और अच्छी वकील हो। तुमने बहुत बड़े बड़े ऐसे केस सॉल्व किए हैं जिन्हें शहर का कोई भी बड़ा वकील सॉल्व नहीं कर पाया। मैंने कहा कि जी बताइए, आपका केस क्या है? उनकी आंखों में आंसू थे और साथ ही शर्मिंदगी भी थी। उन्होंने फिर से मेरे आगे हाथ जोड़ दिया और कहा, मेरी बेटी कॉलेज से लौट रही थी जब कुछ लड़कों ने उसके साथ छेड़छाड़ की। जब मेरी बेटी ने उन लड़कों का विरोध किया तो उन्होंने बदले में उसके बैग में ड्रग्स के पैकेट रख दिए। जब वो घर आई तो उसके घर आने के आधे घंटे के बाद ही हमारे दरवाजे पर पुलिस आ गई और उसे अरेस्ट करके ले गई। मेरी बेटी के अरेस्ट होने से हमारे मोहल्ले में बहुत बदनामी हो रही है। लोग कह रहे हैं कि देखो, तुम तो बहुत शरीफ बनते थे और अपने घर की बहन बेटियों को भी बहुत शराफत का पाठ पढ़ाया करते थे। तुम्हारी अपनी बेटी ने इतना बड़ा काम किया है, मगर ये सब झूठ है। मैं जानता हूँ मेरी बेटी ने कुछ गलत नहीं किया। उन लड़कों ने मेरी बेटी को फंसाया है। मैं अपनी बेटी को बचाना चाहता हूँ। मैं शहर के बहुत से बड़े बड़े वकीलों के पास गया कि कोई हमारा केस ले ले, लेकिन किसी ने भी हमारा केस नहीं लिया। तो फिर किसी ने मुझे बताया कि मुझे रंजीत वर्मा की बेटी आंचल वर्मा के पास जाना चाहिए। वो बड़े बड़े केस चुटकियों में हल कर देती है। मैं तुम्हें जानता हूँ और मुझे सब कुछ याद है कि मैंने किस तरह तुम्हें और तुम्हारे पिता को मोहल्ले के लोगों के साथ मिलकर बदनाम किया। बेटी, अगर आज तुम मेरा ये केस नहीं भी लोगी तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा, क्योंकि मैंने तुम्हें और तुम्हारे पिता को बहुत दुख दिए हैं, तुम लोगों का बहुत अपमान किया है। बेटी, मेरी बेटी को बचा लो। मैं तुम्हारा ये एहसान सारी जिंदगी नहीं भूलूंगा। जिस तरह की बातें मैं कभी तुम्हारे बारे में किया करता था, उसी तरह की बातें लोग मेरी बेटी के बारे में कर रहे हैं। तब जाकर मुझे एहसास हो रहा है कि किसी की बेटी को बदनाम करने पर एक पिता को कैसा महसूस होता है। मैं भी आज बहुत बुरा महसूस कर रहा हूँ। तभी चौधरी अंकल का बेटा विनय बोल पड़ा, मैडम, पापा ठीक कह रहे हैं। मोहल्ले के लोगों ने आपका और आपके पिता का बहुत अपमान किया था। आप लोगों को हम लोग मोहल्ले से निकालने वाले थे, लेकिन आप खुद ही मोहल्ला छोड़कर चले गए। शायद आप लोग वो मोहल्ला कभी न छोड़ते। ऐसा तो हमने आपको करने पर मजबूर किया था। मैं भी आपसे माफी मांगता हूँ। प्लीज हमारी मदद कीजिए, क्योंकि हमारे पास आप ही आखिरी सहारा हैं। मैंने उनकी बात को बहुत ध्यान से सुना और उसके बाद नरम अंदाज में कहा, आज मुझे ऊपर वाले के इंसाफ पर हैरानी हो रही है। एक पिता आप हैं जो आज मेरे सामने हाथ जोड़कर बैठे हैं, शर्मिंदा हो रहे हैं, अपनी गलतियों की माफी मांग रहे हैं, और एक मेरे पिता हैं जिनका वक्त आज इतना बदल चुका है कि वो आज सर उठाकर जी रहे हैं। मेरे पिता ने कभी दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाया, कभी किसी को जलील नहीं किया और सब कुछ खामोशी से बर्दाश्त किया। फिलहाल मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगी। जब आपने मुझे ताने दिए थे तब मैं एक बेटी थी, लेकिन मैं अब एक वकील हूँ और वकील का धर्म इंसाफ दिलाना होता है, बदला लेना नहीं। अगर आपकी बेटी बेगुनाह है तो मैं उसे इंसाफ दिलाऊंगी। आपकी बेटी को कुछ नहीं होगा। आप मुझ पर भरोसा कीजिए, वो सही सलामत आपके पास आ जाएगी। इसके बाद मैंने चौधरी अंकल की बेटी को बचाने के लिए अपनी जी जान लगा दी। उसका केस इतनी समझदारी और ईमानदारी के साथ लड़ा था कि मैंने उसे बचा लिया था। मैंने कोर्ट में साबित कर दिया था कि चौधरी अंकल की बेटी के बैग में ड्रग्स जानबूझकर रखे गए थे। सीसीटीवी फुटेज, कॉलेज के रिकॉर्ड्स और मोबाइल वीडियो से सच्चाई सामने आ गई थी।
असली अपराधियों को सजा मिल गई थी और चौधरी अंकल की बेटी को बाइज्जत बरी कर दिया गया था। लेकिन कोर्ट में चौधरी अंकल की बेटी का केस फाइनल हुआ था। उस दिन कोर्ट के बाहर हमारे पुराने मोहल्ले के लगभग सभी लोग जमा थे। वही लोग जो मुझे और मेरे पिता को बुरा समझते थे और बुरा कहते थे। चौधरी अंकल अपनी बेटी को पाकर बहुत खुश हो गए थे। उनकी आंखों में भी आंसू थे, लेकिन जुबान पर एक बात थी जो उन्होंने सब लोगों के बीच खड़े होकर कही थी। उन्होंने कहा, हम सोचते थे कि बेटियों को पढ़ाने से इज्जत चली जाती है, लेकिन आज समझ आया कि बेटियों को पढ़ाने से तो इज्जत बच जाती है। हमें महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, उन्हें आज़ादी देनी चाहिए, ना कि घर की चार दीवारों में बंद करना चाहिए। मोहल्ले के लोग जो कोर्ट के बाहर मौजूद थे, वो सभी लोग मुझे शर्मिंदगी भरी नजरों से देख रहे थे। उस दिन मेरे पापा भी मेरे साथ थे। ये केस काफी बड़ा केस था और इस केस में मौजूद आरोपी लड़के अमीर फैमिली से थे, इसलिए कोर्ट के बाहर काफी सारी मीडिया भी थी। तभी एक मीडिया रिपोर्टर मेरे पास आई और माइक मेरी तरफ लगाकर कहने लगी कि आंचल जी, आज आप शहर की सबसे चर्चित वकीलों में गिनी जाती हैं। आपने पिछले 5 सालों में ऐसे कई केस जीते हैं जो कि बहुत ज्यादा मुश्किल थे। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आप अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहती हैं। आज बात करते हुए मुझे किसी भी तरह की कोई घबराहट नहीं हो रही थी, बल्कि मैं खुशी खुशी आज अपने पिता की तारीफ पूरी दुनिया के सामने खुलकर करना चाहती थी और उस इंसान को भी ये बता देना चाहती थी जो मेरे पिता को छोड़ कर गई थी। अगर वो जिंदा होगी तो जरूर उन्होंने मेरे ये शब्द सुने होंगे, मेरी कामयाबी देखी होगी और खुद पर अफसोस किया होगा कि उन्होंने कितने अच्छे इंसान को ठुकरा दिया। मैंने रिपोर्टर से कहा, अगर मैं किसी एक इंसान का नाम लूं तो मैं बिना सोचे समझे अपने पिताजी का नाम लूंगी, जो एक ऐसे इंसान है जिन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत सारी परेशानियां झेली, बहुत सारे दुख देखे, बहुत सारे लोगों की बातों का सामना किया, लेकिन वो कभी भी अपनी बेटी का सपना पूरा करने से पीछे नहीं हटे। उन्होंने मेरे लिए खूब मेहनत की, मुझे पढ़ाया लिखाया और आज मुझे इस काबिल बनाया कि मैं आपको आपके सवालों का जवाब दे रही हूँ। हर इंसान मेरी जीत देखता है, लेकिन किसी ने मेरे पिता का संघर्ष नहीं देखा। मुझे आज भी वो दिन याद है जब हम उस पुराने मोहल्ले में रहते थे और मोहल्ले वाले कहते थे कि बेटी को इतनी छूट क्यों दे रखी है। तब मेरे पिताजी मुस्कुराकर कहते थे, मैं अपनी बेटी को छूट नहीं बल्कि उसके सपनों को उड़ान दे रहा हूँ। अगर आज मैं यहाँ हूँ तो सिर्फ और सिर्फ अपने पिताजी की वजह से हूँ। तभी उस रिपोर्टर ने मुझसे एक और सवाल किया, क्या कभी कोई ऐसा समय आया जब आपको लगा कि समाज के दबाव में आकर आपके पिता हार मान लेंगे? मैंने बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दिया, नहीं। सच कहूं तो कई बार मैं खुद टूट जाती थी, लेकिन मेरे पिताजी कभी नहीं टूटे। उन्होंने हमेशा मुझसे यही कहा कि बेटी, आज जो लोग तुम्हारे पीठ पीछे बातें कर रहे हैं, वही लोग एक दिन तुम्हारी मिसाल देंगे। उनकी यही बात मेरे लिए सबसे बड़ी ताकत बनी। उन्होंने मेरी माँ के ना होते हुए भी मुझे कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। मेरे पिताजी मेरे लिए सबसे बड़ी ताकत है। फिर उस रिपोर्टर ने सबसे आखिरी और सबसे जरूरी सवाल पूछा, तो आपने अपने करियर में सबसे बड़ा सबक क्या सीखा? मैंने जवाब दिया, मैंने अपने करियर में सीखा कि किसी इंसान का सपना उसके लिंग से छोटा या बड़ा नहीं होता। अगर परिवार साथ खड़ा हो जाए तो समाज की आवाज धीरे धीरे खुद ही शांत हो जाती है। और मेरे लिए मेरे पिता ही मेरा पूरा परिवार है। मैं उन्हीं को अपना सब कुछ मानती हूँ। ऊपर वाले ने मुझे पिता का ये एक ही रिश्ता दिया, लेकिन एक रिश्ते में मुझे हर रिश्ते का रूप दे दिया। रिपोर्टर ने कहा, हम आपके पिता के साथ आपकी कुछ तस्वीरें लेना चाहते हैं। मैंने अपने पिताजी को अपने पास बुलाया और उनके साथ ढेर सारी तस्वीरें खिंचवाईं। वहां मौजूद लोग अपना मोबाइल निकालकर भी हमारी फोटो खींच रहे थे। आज मुझे लग रहा था जैसे मैं दुनिया की सबसे खुशकिस्मत इंसान हूँ, सबसे खुशकिस्मत बेटी हूँ जिसके पास मेरे पिता जैसी हस्ती है। मैंने अपने पिताजी को गले लगाते हुए उनसे कहा, पिताजी, लोग कहते हैं कि मैंने बहुत बड़े बड़े केस जीते हैं, लेकिन मेरी पहली और सबसे बड़ी जीत उस दिन हो गई थी जब आपने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मेरा हाथ पकड़कर कहा था, मेरी बेटी एक दिन बहुत बड़ी वकील बनेगी और उसकी कामयाबी को पूरी दुनिया देखेगी। अगर उस दिन आप मेरा साथ छोड़ देते तो आज मेरे पास न ये काला कोट होता और ना ही ये पहचान होती। मेरी हर जीत, हर सम्मान और हर दुआ सबसे पहले आपके नाम है। मेरे पिताजी ने खुशी के मारे मुझे गले से लगा लिया था। उनकी आंखों से भी आंसू निकल रहे थे और मेरी आंखों से भी आंसू निकल रहे थे।
कोर्ट के बाहर मौजूद वकील, पुलिस वाले और मीडिया वाले और भीड़, हर कोई मेरी तरफ देख रहा था और कुछ लोगों की आंखें तो बाप बेटी का ये रिश्ता देखकर भी नम हो गई थी। कल जो औरतें, जो मोहल्ले के लोग मुझे और मेरे पिता को गलत कहते थे, आज उन सबके होठों पर तारीफें थी और आंखों में शर्मिंदगी थी कि उन्होंने कभी एक बाप और बेटी को बहुत जलील किया था। मैं अपनी इस कहानी से उन माता पिता को यही संदेश देना चाहती हूँ जो समाज के डर से अपनी बेटियों के सपने रोक देते हैं। मैं कहना चाहूंगी कि समाज की बातें कुछ दिनों तक सुनाई देती हैं, लेकिन आपकी बेटी की कामयाबी पूरी जिंदगी दिखाई देती है। अपनी बेटियों को रोकिए मत, उनका साथ दीजिए। हो सकता है कि कल वही बेटी किसी दिन आपकी नहीं, पूरे समाज की इज्जत बचाए। मोहल्ले के वही लोग जो कभी हमें बुरा कहते थे, अब मुझे और मेरे पिता को वापस हमें हमारे पुराने घर बुला रहे थे, लेकिन अब हम लोग वहां रहने नहीं जा सकते थे। पिताजी का कहना था कि बेटी, तुमने बहुत मुश्किल और मेहनत के साथ ये सब कुछ हासिल किया है, तो अब हम तुम्हारी मेहनत से खरीदी हुई हर चीज को छोड़कर उस पुराने मोहल्ले में जिंदगी तो नहीं गुजारेंगे, लेकिन तुम्हें अपने हुनर से उन मोहल्ले के लोगों के लिए एक ऐसी मिसाल कायम करनी होगी जिससे वो महिलाओं को कभी चार दीवारी की हद तक ना रखें, बल्कि उनको उड़ने और आज़ाद रहने की इजाज़त दें। मैंने कुछ समय के बाद अपने शहर में मुफ्त कानूनी सहायता केंद्र खोला, जहां गरीब, विधवा और ज़रूरतमंद लोगों को बिना फीस कानूनी सलाह दी जाती है। मैं हर महीने स्कूलों और कॉलेज में जाकर छात्राओं से मिलती हूं और कहती हूं, अपने सपनों को इतना मजबूत बनाओ कि एक दिन लोगों को अपनी सोच बदलनी पड़े। धीरे धीरे उसी मोहल्ले में जहां कभी बेटियों की पढ़ाई पर सवाल उठते थे, अब वहां की काफी सारी लड़कियां डॉक्टर, इंजीनियर और पुलिस बनने की तैयारी करने लगी थी। एक दिन मेरे पिताजी उसी पुराने मोहल्ले में गए, जहां वही लोग जो कभी उन्हें ताने मारते थे, अब सम्मान से खड़े होकर कहने लगे, अरे देखो देखो, आंचल मैडम के पिताजी जा रहे हैं। मेरे पिताजी कुछ नहीं कहते, बस आसमान की ओर देखते हैं और मुस्कुरा देते हैं। दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली? क्या आपने भी कभी अपने सपनों को पूरा करने के लिए समाज के ताने, लोगों की आलोचनाएं या मुश्किल हालात का सामना किया है? अगर हाँ, तो आपने उन चुनौतियों को कैसे पार किया? और क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसा इंसान है जिसने हर मुश्किल में आपका साथ दिया हो? उस इंसान का नाम और अपनी कहानी हमें कमेंट में जरूर बताएं। क्या पता आपकी कहानी किसी और के लिए प्रेरणा बन जाए।